हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है एनिमल फिजियोलॉजी और उसके अंदर हमारा जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वॉल्यूम्स, कौन कौन सी कैपेसिटीज और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में। पल्मोनरी वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने अमाउंट ऑफ गैसेस का एक्सचेंज हुआ है एक मिनट में। कितनी अमाउंट ऑफ गैसेस का एक्सचेंज हुआ है एक मिनट में, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज इन 1 मिनट, यानी एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम रहती है ये रहती है 6000 to 8000 ml पर मिनट। तो 6000 to 8000 यानी 6000 से 8000 ml जो एयर है, उस जो गैस है उसका एक्सचेंज होता है एक मिनट के अंदर। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम। फिर आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से ग्रेड 1 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ग्रेड 1 के अंदर कितनी बार आ चुका है? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार टाइडल वॉल्यूम की जो है डेफिनेशन को पूछा गया है और एक बार टाइडल वॉल्यूम की जो अमाउंट है कितनी होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को अगर मिला दिया जाए, एक बार किया गया इंस्पिरेशन और एक बार ही किया गया क्या? एक्सपीरेशन, यानी अंदर श्वसन और बहिश्वसन जो नॉर्मल होता है अगर हम उसको मिला दें तो क्या हो जाता है? टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन हमारे सामने बन जाती है और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 500 ml। तो एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन जो नॉर्मल करते हैं हम, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को एडिशन करके क्या बनती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, और इसकी अमाउंट कितनी होती है? 500 ml। तो सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आया था कि 500 ml की टाइडल वॉल्यूम की अमाउंट कितनी होती है? तो 500 ml होती है। उसके बाद थर्ड वॉल्यूम आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? IRV। इसका मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV का क्या मतलब है? IRV का मतलब है कि जब हमने क्या किया, नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद हम कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद यानी नॉर्मल हम जो अंतःश्वसन करते हैं उस अंतःश्वसन के बाद भी हम और कितनी जो है एयर अपने अंदर ले सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी इंस्पायरेशन के बाद क्या है? रिजर्व। और कितना रिजर्व हम ले सकते हैं? एक बार करने के बाद, इंस्पायरेशन करने के बाद हम फोर्सफुली भी कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो अमाउंट आती है वो आती है अराउंड 3000 ml। यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम 3000 ml और इंस्पायर कर सकते हैं। इसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसी तरीके से आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या आएगी? IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि हम कितना एक्सपायर करते हैं नॉर्मली। सबसे पहले तो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद हम कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। यानी हम हमारी बॉडी से एक्सपायर करते हैं, सबसे पहले एयर को इंस्पायर किया
उसके बाद उससे ज्यादा और कितनी ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं उसे हमने क्या बोल दिया, IRV। अब हमने क्या किया, एयर को बाहर निकाला अपनी बॉडी से, एयर को बाहर निकालने के बाद और कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, ERV। और इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 1100 ml। कितनी होती है, अराउंड 1100 ml। हम एक नॉर्मल बाहर एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के बाद फोर्स लगाकर हम इतनी एयर को और हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम को बोला जाता है RV। रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि अभी तो हमने क्या किया था, हमने किया था पहले एक्सपायरेशन, फिर हमने कहा कि एक्सपायरेशन करने के बाद हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया। फोर्सफुली हमने एक्सपायरेशन किया। अब हमने एक्सपायरेशन फोर्सफुली कर दिया, इसके बाद जो बच गई एयर, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद यानी हमने जितने अपना फोर्स लगाकर हम अपनी बॉडी से जितनी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से एयर को बाहर निकाल सकते थे हमने उतनी निकाल दी, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ एयर जो है वो बच गई। तो ये जो एयर बची है, इस एयर को क्या बोला जाता है, रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। सो आफ्टर हम ये कह सकते हैं, आफ्टर एक्सपीरेशन, फोर्सफुली एक्सपीरेशन के बाद जो एयर क्या बच गई, जो एयर रिजर्व रह गई, कहाँ पर, हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व रह गई, उसे क्या बोला जाता है, रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो अमाउंट है, इसकी अमाउंट मिलेगी 1100 से 1200 ml। ये आपको वेरी करती हुई मिल सकती है, किसी किसी बुक में आपको ये इससे ज्यादा भी दिखाई दे सकती है, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसके अंदर यही लिखा हुआ है, तो हम इसी को ही मानकर चलेंगे। तो 1100 से 1200 ml जो है वो होती है रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने पूरा फोर्स लगाकर हमारी बॉडी से जब एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी जो एयर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर एयर बच चुकी है, उसको बोला जाता है रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद एक आती है डेड वॉल्यूम। डेड वॉल्यूम भी कहा जाता है, डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये आता है कि जब हम नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसके अंदर हमने ब्रोंकियल ट्री पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ा था, तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कुछ एयर जो है वो बच जाती है। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कुछ एयर बच जाती है, वो एयर जो है वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर कोई भी काम नहीं करती। यानी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बची हुई वॉल्यूम जो ना कि जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प नहीं करती, वो बस वहीं रहती है। वो कितनी ऐसी अमाउंट है जिसको हम ले तो रहे हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाती है। तो इसके बोला जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम, और इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 150 ml। तो 150 ml क्या होती है, डेड वॉल्यूम, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही अटकी हुई रह जाती है, एक्सचेंज के अंदर इसका कोई भी योगदान नहीं है। तो ये हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें पढ़नी है या यूज आती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैपेसिटी है हमारे अंदर जो जिसको हम इन शब्दों में हम लिख सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं टोटल कैपेसिटीज जो पाई जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट कैपेसिटी आती है उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी का मतलब अंतःश्वसन करना, और अंतःश्वसन करने की हमारे पास कितनी कैपेसिटी, हम कितने अमाउंट में गैसेस का अंतःश्वसन कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि हम जब नॉर्मल अंतःश्वसन करते हैं और वही श्वसन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम।
ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल अंतःश्वसन करना, नॉर्मल इंस्पायरेशन करना या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन करना, उसे क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। यानी अगर मैं बोलूं नॉर्मल इंस्पायरेशन तो भी मैं यही बोलूंगी 500 ml, अगर मैं बोलूं नॉर्मल एक्सपायरेशन तो भी मैं क्या बोलूंगी, नॉर्मल बहिश्वसन के अंदर कितनी आएगी, 500 ml ही आएगी। ये दोनों का एडिशन नहीं है, ये दोनों के अंदर, यानी इंस्पायरेशन में भी 500 ml है, एक्सपायरेशन में भी 500 ml है। तो अगर मैं बात करूं तो हमने इंस्पायरेशन के अंदर क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम को लिया। उसके अलावा हमने एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, फिर हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था। फोर्सफुल इंस्पायरेशन को हमने क्या बोला था, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। हमने दो ही पढ़ी, एक तो इंस्पायरेशन हमने इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम के अंदर किया, सेकेंड इंस्पायरेशन हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर किया। तो जब हमने इसके अंदर किया तो इसके अंदर हमने कितनी अमाउंट ली थी, 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने कितनी ली थी, 3000 ml। तो ये टोटल कितनी होगी, कैपेसिटी होगी 3500 ml। यानी हम नॉर्मली नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, कितना अंतःश्वसन हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है हमारी लंग्स की, तो 3500 ml हम सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं, हम अंतःश्वसन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कितना बहिश्वसन कर सकते हैं, जिसे क्या बोला जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, तो इसके अंदर हमारी आएगी कि हम नॉर्मली कितना बहिश्वसन करते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इधर भी यही आएगी, इधर भी यही आएगी, क्योंकि नॉर्मल अंतःश्वसन या फिर नॉर्मल बहिश्वसन दोनों को क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। उसके बाद आएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी नॉर्मल एक्सपीरेशन, उसके अलावा फोर्सफुल एक्सपीरेशन हम कितना बहिश्वसन कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो इसकी अमाउंट कितनी थी, 500, और इसकी अमाउंट कितनी थी, 1100। तो टोटल हम कितनी एयर को हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, हम एक्सपायरेशन से 1600 ml को हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय एक्सपायरेशन प्रोसेस, चाहे वो नॉर्मली किया जाए या फिर वो फोर्सफुली किया जाए। उसके बाद आती है थर्ड वॉल्यूम, जिसे बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, इस फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के अंदर आता है कि हमने जब नॉर्मल बहिश्वसन कर दिया, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कितनी एयर बचेगी। यानी नॉर्मल बहिश्वसन करने के बाद, यानी हम टाइडल वॉल्यूम को नहीं लेंगे, टाइडल वॉल्यूम के अंदर क्या आता है, नॉर्मल अंतःश्वसन या नॉर्मल बहिश्वसन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन को छोड़ने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कितनी एयर बची है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर बच जाएगी ERV, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन से बॉडी से निकाल सकते हैं, एक तो हमारे अंदर वो बच जाएगी, प्लस हमारे अंदर बच जाएगी जो रिजर्व वॉल्यूम है। रिजर्व वॉल्यूम क्या थी कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी हमारी बॉडी में कुछ एयर बच जाती है, उसे हमने क्या बोला था, रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर बची हुई टोटल कैपेसिटी, टोटल मतलब कि वॉल्यूम जो एयर की है, उसे क्या बोला जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाएगा। और इसकी अमाउंट कितनी होगी, ERV की अमाउंट है 1100 और इसकी अमाउंट हम लेके चलते हैं 1200। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2300 ml जो है, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, जिसका कैपेसिटी का नाम क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर फंक्शनल रेसिडुअल हम कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा वैल्यू है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है, ये है 2300 ml। कैसे बनी, जब हमने ERV नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद हमारी बॉडी में जितनी एयर बच गई, हमने उसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये हमने देखी है कैपेसिटीज। अभी हम और देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है
वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन किया हमने, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। नॉर्मल हमने इंस्पायरेशन कर लिया, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद हमने क्या किया, हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर लिया। यानी हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद हमने क्या किया, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया और फोर्सफुली ही क्या किया, एक्सपायरेशन। यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन और फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के अंदर जो भी ये हमारी अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी, वाइटल कैपेसिटी बनेगी। तो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात करें तो कितनी आएगी, 500 ml, ये कितनी आएगी, 3000, और ये कितनी आएगी, 1100 ml। तो हम इसको एडिशन करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगी 4600 ml। तो 4600 ml क्या है हमारी वाइटल कैपेसिटी, नॉर्मल इंस्पायरेशन, फिर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फिर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो इसे क्या बोला जाता है, वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट कैपेसिटी, जिसे बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोला जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी अभी हमने सारी कैपेसिटी को क्या करना है, ऐड करना है। कौन कौन सी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें इन सबको ऐड करना है। यानी टोटल लंग कैपेसिटी हमने 4 वॉल्यूम्स पढ़ी थी मेन, इन्हीं सभी वॉल्यूम्स को हमने ऐड कर लेना है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमने वाइटल कैपेसिटी के साथ रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दी। ये इन तीनों का एडिशन को हमने क्या नाम दिया है, वाइटल कैपेसिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी के अंदर हमने रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी है, 4600, और ये कितनी है, 1200 ml। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये अराउंड 5800 ml, या हम इसको अप्रोक्स क्या बोल सकते हैं, 6000 ml जो है वो क्या हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमने देखी टोटल कैपेसिटी कितने तरीके की होती है, 5 तरीके की होती है, और हमने इनको डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहला आएगा, डिसऑर्डर नहीं है ये सिर्फ एक टर्म है, यूपनोया। यूपनोया को क्या बोला जाता है, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को हम एक टर्म दे सकते हैं जिसका क्या नाम है, यूपनोया। ठीक है, तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, ब्रैडिक्नोया। इसलिए यहाँ पर ये टर्म जो है वो मैंने लिखी है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये कहाँ से आया। तो ब्रैडिक्नोया, या फिर इसे क्या बोला जाता है, हाइपोनिया। ब्रैडिक्नोया या फिर हाइपोनिया, इसका मतलब है कि कम ब्रीदिंग का होना, यानी ब्रीदिंग रेट कैसी हो जाना, कम हो जाना, उसे क्या बोला जाएगा, ब्रैडिक्नोया या फिर हाइपोनिया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल ब्रीदिंग बोलेंगे। उसके बाद आ जाएगी ट्रैकिपनोया। ट्रैकिपनोया या फिर इसे बोला जाएगा हाइपरनिया। तो हाइपरनिया को क्यों इसका मतलब है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो कैसी हो जाती है, ज्यादा। ब्रीदिंग रेट का ज्यादा होना क्या कहलाता है, ट्रैकिपनिया या फिर हाइपरनोया। तो यहाँ पर NOEA आएगा, हाइपरनोया। तो ब्रीदिंग रेट का कम होना ब्रैडिक्नोया, ब्रीदिंग रेट का ज्यादा होना ट्रैकिपनोया। ये तो यहाँ से भी समझ में आ ही रहा है। हाइपो एंड हाइपर, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और नोया जो है वो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं किसका मतलब होता है, ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद आती है एपनोया।
एपनोइया का मतलब होता है कि टेम्परेरीली जो हमारी ब्रीदिंग है वो बंद हो जाना। तो टेम्परेरीली ब्रीदिंग क्या हो जाना, बंद हो जाना, इसे क्या बोले जाएंगे, एपनोइया। ए का मतलब ही क्या होता है, स्टॉप करना। तो ए का मतलब ही क्या है, स्टॉप करना। तो टेम्परेरी ब्रीदिंग को स्टॉप करना क्या कहलाता है, एपनोइया। ये हम जब भी यहाँ पर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, या हम बायोलॉजी में जब भी किसी चीज के आगे सिंपल ए लग जाए तो वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट में ही जाएगा। उसके बाद आता है डिस्पनोइया। डिस्पनोइया का मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग, यानी हम ब्रीदिंग तो कर पा रहे हैं लेकिन ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो पेनफुल ब्रीदिंग को क्या बोला जाएगा, डिस्पनोइया। तो ये हमने क्या देखिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे। सबसे पहले हमने देखा यूपनोइया। नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या बोला जाता है, यूपनोइया। फिर ब्रैडिपनोइया या फिर हाइपोनिया, इसे बोला जाता है जब ब्रीदिंग रेट कम हो जाए। ब्रीदिंग रेट जब बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे ट्रैकिपनोइया या फिर हाइपरनोइया। फिर एपनोइया, जिसका मतलब है टेम्पररी जो ब्रीदिंग है वो कैसी हो चुकी है, स्टॉप, यानी टेम्पररी ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। फिर आएगा डिस्पनोइया, यानी जो ब्रीदिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, पेनफुल। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ डिसऑर्डर कौन सा है, एपोक्सिया। एपोक्सिया, ऑक्सिया का मतलब हम क्या लेकर चलते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन, और ए हमेशा नेगेटिव में आता है, यानी किसी चीज को बंद करता है। तो ऑक्सीजन का बंद होना, ऑक्सीजन की सप्लाई का बंद होना, कहाँ पर बंद होना, टिश्यूज के अंदर, यानी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई का बंद होना क्या कहलाता है, एपोक्सिया कहलाता है। उसके बाद आएगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, ऑक्सिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होगी, सप्लाई, कहां पर होगी, टिश्यूज के अंदर। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम होना, यानी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया कहलाता है। फिर आएगा यहाँ पर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने पढ़े थे ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या हो जाए, अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फेक्शन होने से ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में क्या आ जाए, सूजन आ जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाए या फिर सूजन आ जाए, उसे क्या बोला जाता है, ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। तो इसके सूजन आने से ब्रीदिंग के अंदर क्या होगी, दिक्कत होगी, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। उसके बाद जो है आएगा एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा का क्या मतलब है, एम्फाइजीमा का ये मतलब है कि जो एल्वियोलर वॉल है, यानी एल्वियोलाई के अंदर जो वॉल है, एल्वियोलर वॉल, जिससे क्या होता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, तो अगर ये एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाए तो जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैस का एक्सचेंज कम हो जाना ड्यू टू, क्योंकि हमारी जो एल्वियोलर वॉल है वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, यानी ये जो हमारी एल्वियोलाई है इसकी ये वॉल अगर डैमेज हो जाए तो यहाँ पर जो है इसका गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी को क्या बोला जाता है, एम्फाइसीमा बोला जाता है। उसके बाद आता है 10th, जिसे हम बोलेंगे अस्थमा। अस्थमा का मतलब क्या है, अस्थमा का मतलब है कि जो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या आ चुकी है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने से ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नैरो। तो इनके नैरो होने से ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, और इसके अलावा यहाँ पर म्यूकस का जो सिक्रीशन है, म्यूकस का सिक्रीशन है, वो म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अस्थमा क्या है, अस्थमा नॉर्मल एक एलर्जी डिजीज है, जब हम किसी से, हमें एलर्जी हो जाती है एयर में, तो हम क्या बोल देते हैं, किसी अस्थमा हो गया। तो अस्थमा एक तरीके का एलर्जी कॉजिंग है, और इसके अंदर क्या है कि ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है वो कैसे हो जाती है, नैरो हो जाते हैं, और नैरो होने के बाद उसके अंदर म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो एयर है उसको बॉडी के अंदर आना और बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, अस्थमा।
ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे क्या हो गया कि हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इसके बाद नई वीडियो जो आएगी उसे जरूर देखिए। थैंक यू।